हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग पिछले टर्म पे पढ़ रहे थे, ब्रीथिंग एंड गैसियस एक्सचेंज चैप्टर, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। तो ये चैप्टर पिछले टर्म में हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें हमने CO2 और O2 का ट्रांसपोर्ट पढ़ लिया था, कंप्लीट कर लिया था। अब हमारे पास ट्रांसपोर्ट करने के लिए कुछ बचा नहीं है ना। और क्या ट्रांसपोर्ट करोगे यार, है ना। दुनिया की गैसें सब ब्लड में घुसेड़ दोगे क्या, है ना। तो अब ट्रांसपोर्ट नहीं करना है, अब हमारी ब्रीदिंग को रेगुलेट करना है, ठीक है। तो हम आज पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। हमारी ब्रीदिंग को रेगुलेट करना है। तो वैसे सोचते होगे सर हम तो अपने मन से रेगुलेट कर लेते हैं, है ना। कैसे? आप लोग सांस रोक लेते होगे, ऐसे सांस रोक लिया। ऐसा कभी कभी क्लास में आपस में भी खेलते रहते हो, तुम कितनी देर सांस रोक सकते हो, हम कितनी देर सांस रोक सकते हैं, है ना। ऐसे भी करते कई बार। तो वैसा नहीं है, आप थोड़े टाइम के लिए सांस रोक सकते हो। इसके बाद तो सांस जो ब्रीदिंग है वो अपने रिदम में आ जाएगी ना, है ना। तो जरा देखते हैं। सबसे पहले तो हम कुछ जनरल चीजें पढ़ते हैं, जैसे कि ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग रेट क्या है? ब्रीदिंग रेट ऑफ ह्यूमन का ब्रीदिंग रेट क्या है? नॉर्मल क्या है? 12 to 16 टाइम्स, ठीक है, पर मिनट। यानी कि 12 से 16 बार एक मिनट में, यानी कि 12 to 16 टाइम पर मिनट है। अब देखो, इसको अगर हम देखें, इसको अगर हम निकालें, तो यहां पे एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड, है ना। 60 सेकंड होते हैं कंफर्म। तो क्या होता है कि अगर हम देखें तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 60 डिवाइडेड बाई 12, 12 मतलब एक 12 ले लेते हैं, 12 ने ब्रीथ किया, 12 मतलब 12 साइकिल चली हमारी। तो क्या हुआ? लगभग 5 सेकेंड पर ब्रीथ साइकिल, पर ब्रीथ साइकिल, मतलब एक साइकिल में 5 सेकेंड अप्रोक्सीमेट लगा। कितना? 5 सेकेंड। तो इसको अगर हम डिवाइड करें तो क्या होता है? 2 सेकेंड लगता है अंदर। किसके लिए? 2 सेकेंड जो लगता है वो किसके लिए लगता है? इनहेलेशन के लिए, इंस्पायरेशन के लिए। इंस्पायरेशन फॉर 2 सेकेंड फॉर इंस्पायरेशन एंड 3 सेकेंड फॉर एक्सपायरेशन, ठीक है, एक्सपायरेशन, ठीक है। तो ये बेटा क्या है? एक मेथड है एक्सपायरेशन। और मतलब इस तरीके से हम लोग 2 सेकेंड इंस्पायर करने लगते हैं और 3 सेकेंड एक्सपायर करने लगते हैं, ठीक है। इसके बाद ये तो नॉर्मल। इसके बाद इन्फेंट्स जो होते हैं ह्यूमन के, वो कितने इन्फेंट्स ब्रीदिंग रेट, इन्फेंट का रेट कितना होता है? उनका ब्रीदिंग रेट, यहाँ पर ब्रीदिंग मतलब बी है, आप लोग अंडरस्टूड नोट कर लेना। ब्रीदिंग रेट बेटा 44 टाइम्स पर मिनट होता है। मतलब थोड़ा फास्ट होता है ना, पर मिनट, ठीक है। 44 टाइम्स पर मिनट, थोड़ा फास्ट ब्रीथ करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ब्रीदिंग रेट। अब इसको कंट्रोल करना है। जरा देखते हैं कौन सा वेज है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे there are two ways to control rate of breathing, ठीक है। ब्रीदिंग को कंट्रोल करने के क्या है? 2 से वेज है। कौन सा? पहला है बेटा न्यूरल कंट्रोल। पहला क्या है? न्यूरल कंट्रोल। और दूसरा क्या है बेटा? केमिकल कंट्रोल, है ना। पहले वाले में एक चीज ध्यान देना है। फर्स्ट वाले से न्यूरल कंट्रोल मतलब नर्वस सिस्टम, इसमें क्या है? पार्टिसिपेट होगा नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसमें केमिकल कंट्रोल में क्या होगा? पहले यानी कि केमिकल से इन्वॉल्व होंगे, देन नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो किसी बॉडी में यानी कि अगर उसका रिस्पॉन्स देना है तो आपको नर्वस सिस्टम अप्लाई करना ही पड़ेगा। तो पहले केमिकल, देन नर्वस सिस्टम। तो इसको नोट डाउन करें, फिर आगे देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चे यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे? न्यूरल कंट्रोल, ठीक है। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पहले न्यूरल कंट्रोल।
कंट्रोल, ठीक है। न्यूरल कंट्रोल एक्चुअल में देखा जाए तो ब्रेन, पहले हम यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद आप लोग ये आपका कुछ इस तरीके से ब्रेन है ना, आपका हमारा सबका, ठीक है। और ये पीछे एक सेरिबेरम है और ये सेरिब्रम है। इसके नीचे यहाँ पे देखें तो ये बेटा एरिया है पोन्स वेरोली, इसको हम लोग बोलते हैं पोन्स वेरोली। पोन्स वेरोली यानी ये वाला एरिया जो दिख रहा है आपको पोन्स है, और ये नीचे वाला जो एरिया दिख रहा है वो है बेटा मेडुला ऑब्लंगेटा। क्या है? मेडुला ऑब्लंगेटा, ऑब्लंगेटा। ये बेटा ब्रेन में हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग उसके लिए टेंशन ना लें, ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो यही दो जगह, हमने दो जगह नाम दिया है, पोन्स और एक मेडुला ऑब्लंगेटा। ये दोनों ब्रेन का पार्ट है, ब्रेन स्टेम का पार्ट है। ब्रेन स्टेम मतलब जहां से ब्रेन उगा हुआ है ना, और उसके नीचे ये स्पाइनल कॉर्ड आती है। तो अब देखते हैं जरा क्या होता है। यहाँ पे दो पार्ट है हमारे पास, कौन कौन से? एक आपका है मेडुला ऑब्लंगेटा, मेडुला ऑब्लंगेटा, ओ मतलब पूरा लिख देते हैं ऑब्लंगेटा, है ना। आप लोग नहीं सोचोगे सब पूरा भी नहीं लिखते। और दूसरा क्या है यहाँ पे? दूसरा बेटा पोन्स वेरोली, इसका पूरा नाम पोन्स वेरोली, ठीक है। वेरोली, VAROLI। अगर ना समझ में आए तो आप लोग बुक में देख लेना, ठीक है। मेडुला ऑब्लंगेटा में बेटा मेडुलरी सेंटर होता है। कौन सा सेंटर होता है? मेडुलरी, मेडुलरी सेंटर। और पोन्स वेरोली में बेटा सेंटर होता है कौन सा? पोंटाइन सेंटर, पोंटाइन सेंटर, ठीक है। पोंटाइन सेंटर या फिर और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूमोटैक्सिक सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, टैक्सिक सेंटर, न्यूमोटैक्सिक। और किसी नाम से जानते हैं? ये जो गोला बनाते हैं बेटा, ये आप लोग आर समझना, ठीक है। और ठीक है। और इसी को बोलते हैं बेटा एपन्यूस्टिक सेंटर, एपन्यूस्टिक सेंटर, ठीक है। तो बेटा इसी को, ये तीनों चीजें हम एक साथ लिख दे रहे हैं यहाँ पे। पोंटाइन सेंटर कंप्लीट होता है, कौन सा वाले में कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। एपन्यूस्टिक सेंटर भी इसी को बोलते हैं, है ना। एपन्यूस्टिक सेंटर भी इसी को बोलते हैं, लेकिन मेजरली हम न्यूमोटैक्सिक सेंटर ही बोलते हैं। तो आप ऑप्शन में न्यूमोटैक्सिक सेंटर ही आंसर लगाएंगे, ठीक है। पोंटाइन सेंटर एक साथ में से दिया नहीं होगा, कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, एक दिया होगा वैसे तो, ठीक है ना। अब मेडुलरी सेंटर को ही हम दूसरे नाम से एक और जानते हैं, यहाँ पे एक चीज और लिख देते हैं। और दूसरा क्या है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, रिदम सेंटर, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, इसे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर भी बोलते हैं, रिदम, ठीक है। तो ये दोनों इसमें। अब यहाँ पे कौन क्या कंट्रोल करेगा ये तो हमें पता ही चला, क्योंकि नाम पता चले आपको कि ये पोन्स वेरोली में क्या क्या होता है और मेडुला ऑब्लंगेटा में क्या होता है। चल देखते हैं ये क्या कंट्रोल करेगा। कंट्रोल या रेगुलेट रेट ऑफ ब्रीदिंग and depth of breathing, ठीक है। ये क्या कंट्रोल करेगा? रेट। देखो एक चीज जान लो, अभी आप समझ लो कि जब रेट ज्यादा होगा, ब्रीदिंग का रेट ज्यादा होगा, तो डेप्थ क्या होगा? कम या ज्यादा? क्या होगा? अरे भैया कम, ऐसे ब्रीदिंग, मान लो अचानक से रेट बढ़ जाए, अगर रेट बढ़ जाए ब्रीदिंग का तो क्या हो जाएगा? डेप्थ, यानी कि जो गहरी सांस ले रहे हो, ये आप है ना एक्टिंग करके दिखाना पड़ता है, तब आप समझते हो, है ना। अब
अब एक्टिंग इसको मतलब वो हीरो हीरोइन मत मान लेना, ये तुम्हारे लिए कर देते हैं, अलग बात है। तो क्या होता है, डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग और रेट ऑफ ब्रीदिंग कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडुलरी सेंटर या फिर रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है, कंफर्म। एक चीज और कि इनके पास दो न्यूक्लियाई होते हैं, यानी कि दो सेंटर होते हैं, दो न्यूक्लियाई होते हैं, देयर आर टू न्यूक्लियाई, टू न्यूक्लियाई यानी कि नर्व के न्यूक्लियाई कौन कौन से बेटा? एक आपका VRG और एक का आपका DRG, ठीक है। VRG का मतलब क्या है? वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, ये न्यूक्लियाई के ग्रुप है, न्यूक्लियाई मतलब न्यूरॉन्स, ठीक है। वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, रेस्पिरेटरी ग्रुप है ना, आप समझदार हो। ये वाला तो लिख ही लोगे, नीचे वाला जब ये वेंट्रल है तो ये क्या हो जाएगा? डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, अपने मन से लिख लेना, है ना। तो ये दोनों, अब देखो मेडुला ऑब्लांगेटा में अगर हम देखें इस ब्रेन में तो कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ऐसे, मतलब ये वाला पार्ट ऐसे है और इस पीछे की तरफ ये सेरिबेलम है और ये स्पाइनल कॉर्ड है, पीछे जो बैकबोन है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये कौन सा है और ये मेडुला ऑब्लांगेटा। तो मेडुला ऑब्लांगेटा में बेटा डोर्सल कौन सा है? अगर हम ऐसे खड़े हैं तो डोर्सल कौन सा? वेंट्रल कौन? ये हमारा वेंट्रल हुआ और पीछे डोर्सल, यानी कि जो VRG है वो ये है VRG, और पीछे की तरफ जो न्यूक्लियाई उन्हें हम बोलेंगे DRG, कंफर्म। VRG और DRG, ये आपको समझ में आ गया होगा कि VRG और DRG क्या है ना। ये कंफर्म हो गया कि ये रेट और डेप्थ दोनों को कंट्रोल करेंगे। कैसे करेंगे हम आगे और डिटेल में इसके पढ़ेंगे। अब बेटा ये जो आपका दिख रहा है यहाँ पे, जिसे हम यहाँ पे इसे जनरली स्विच ऑफ रिदम सेंटर बोलते हैं, स्विच ऑफ रिदम सेंटर, ठीक है, स्विच ऑफ रिदम सेंटर। बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें आप लोग नोट करते जाइए और ध्यान से करते जाइए। तो इतना नोट करें, फिर हम आगे देखते हैं। अब बेटा इसमें आपको बताया था मेडुलरी में आपका यहाँ पे जैसे न्यूरल कट हो रहा है तो यहाँ पे आपका मेडुलरी सेंटर, ठीक है। मेडुलरी सेंटर में हमने आपको दो चीजें बताई, एक आपका DRG है, DRG, और दूसरा बेटा क्या है? VRG, ठीक है। एक DRG है, PRG, मतलब डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप और वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। बहुत ध्यान से, सबसे पहले तो डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप क्या है, क्यों, क्या करता है ये, है ना, क्योंकि ये ब्रीदिंग की रेट और डेप्थ दोनों को मेडुलरी सेंटर कंट्रोल करता है। तो ये दोनों अपना कुछ ना कुछ करते होंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो ये इंस्पायरेटरी सेंटर है, इंस्पायरेटरी सेंटर क्या है बेटा? इंस्पायरेटरी सेंटर है। अब इंस्पायरेटरी सेंटर है तो इंस्पायरेशन जो होता है वो एक्टिव प्रोसेस होता है, और इंस्पायरेशन में कौन कौन सी मसल्स पार्टिसिपेट होती है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि ये कौन सी मसल्स को क्या करेगा? सिग्नल सेंड करेगा। ये दो मसल्स को सिग्नल सेंड करेगा, EICM एंड फ्रेनिक मसल्स, फ्रेनिक मसल्स, है ना। क्यों बेटा? देखो ध्यान से, EICM क्या है? EICM एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, और फ्रेनिक मसल्स कहाँ होती हैं? आपका कहाँ होती है बेटा? डायफ्राम में। तो जब हम इनहेल करते हैं तो आप देखो वहां पे इनहेल में EICM और फ्रेनिक मसल्स दोनों क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट होती है। मतलब DRG जो है वो इनहेलेशन में इनको सिग्नल भेजता है इन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, है ना, कंफर्म। तो इन मसल्स को जब सिग्नल जाएंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और इनहेल। अब क्या होगा यहाँ पे? जब इनहेलेशन हो जाएगा तो रेगुलेशन ऑफ नॉर्मल ब्रीदिंग। ये केवल नॉर्मल ब्रीदिंग रेट को रेगुलेट करेगा, कौन? DRG। इसका मतलब ये इनिशिएट भी कर, यानी कि जब इंस्पिरेशन कर रहा है, यानी कि इनिशिएट नॉर्मल ब्रीदिंग
को ये इनिशिएट भी करता है, यानी कि ब्रीदिंग को इनिशिएट भी करता है। DRG क्या करेगा, इंस्पायरेशन में हेल्प करेगा, ठीक है, ये एक्टिव प्रोसेस है। जैसे वो इंस्पायर करेगा तो इंस्पायर करने के बाद जो मसल्स है वो रिब्स के इसको बाहर की तरफ ऐसे खींचेगी, है ना, अंदर कैविटी बढ़ेगी, यानी कि कैविटी जब बढ़ेगी तो एयर अंदर जाएगी, है ना, एयर हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, एयर कैविटी के यानी कि चेस्ट कैविटी के अंदर एयर क्या हो जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो एयर अंदर चली जाएगी जनरली, है ना। तो अब क्या होगा, तो इसी में ये बेटा रेगुलेट करता है, यानी कि ये रेगुलेट करता है बेटा 2 सेकेंड और बेटा 3 सेकेंड, 3 सेकेंड और 2 सेकेंड, यानी कि 2 सेकेंड तक ये क्या भेजता है, 2 सेकेंड तक ये EICM और फ्रेनिंग मसल्स को इंपल्स भेजता है उनके कॉन्ट्रैक्शन के लिए, और 3 सेकेंड तक क्या कर देता है, स्टॉप सिग्नल्स, स्टॉप सिग्नल, ठीक है, ये देखिए स्टॉप सिग्नल, यानी कि यहाँ पे सेंड सिग्नल करता है, यानी कि सिग्नल मतलब जैसे इंपल्स, सिग्नल या इंपल्स लिख दो यहाँ पे, सेंड इंपल्स, इंपल्स नर्व्स के लिए इंपल्स यूज करते हैं, यहाँ पे भी इंपल्स, ठीक है। तो ये 2 सेकेंड तक इंपल्स भेजता है, तो उस टाइम क्या हो रहा है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो क्या होता है, इंस्पायरेशन हो जाता है। और रही बात 3 सेकेंड तक स्टॉप कर देता है, तो क्या होता है, फिर से नॉर्मल, फिर से क्या होता है, स्टॉप हो गई तो क्या होगा, मसल्स जो थी वो रिलैक्स हो जाएगी और एयर जो होगी वो बाहर आ जाएगी, एक्सपायर कर देंगे, और एक्सपायर कर देंगे तो 3 सेकेंड तक एक्सपायरेशन चलेगा, जो कि इनवॉलंटरी होता है, सॉरी इनवॉलंटरी, और साथ ही साथ पैसिव प्रोसेस होता है, कंफर्म। तो DRG का मतलब समझ में आया कि नहीं, ये नॉर्मल ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें VRG, तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले तो क्या, नो रोल इन नॉर्मल ब्रीदिंग, ठीक है, इसका नॉर्मल ब्रीदिंग में कोई भी रोल नहीं है। मतलब क्या कि नॉर्मल ब्रीदिंग में इसका कोई रोल नहीं, मतलब नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम ये क्या रहता है, इनएक्टिव रहता है, ठीक है, कंफर्म। अब क्या होगा, इस एक्टिव कब होता है, एक्टिव कब होता है, ड्यूरिंग फोर्सफुल ब्रीदिंग में ये क्या हो जाएगा बेटा, एक्टिव हो जाएगा। जब फोर्सफुल ब्रीदिंग को में एक्टिव होगा तो ये जो फोर्सफुल ब्रीदिंग होती है वो ये क्या होती है, वॉलंटरी होती है, ये हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग होती है, हम जब चाहते हैं तब हम फोर्सफुल ब्रीथ करते हैं, है ना। नॉर्मल ब्रीदिंग में हमारे इन कंट्रोल, मतलब ये हमारे कंट्रोल में नहीं है नॉर्मल ब्रीदिंग, हम उसको कुछ देर के लिए बस रोक सकते हैं, है ना, लेकिन फिर से वो सेंटर अपने आप कंटिन्यू चलने लगेगा, ठीक है ना, मतलब उसको कम ज्यादा कर सकते हैं लेकिन हमेशा के लिए नहीं, कुछ टाइम के लिए, है ना। तो ड्यूरिंग फोर्सफुल ब्रीदिंग के टाइम ये एक्टिव हो जाएगा, और फोर्सफुल ब्रीदिंग में एक्टिव होने के बाद ये सेंड इंपल्स, किसको इंपल्स सेंड करेगा बेटा, ये दो मसल्स को इंपल्स सेंड करेगा, ICM और बेटा एब्डोमिनल मसल्स, किसको, एब्डोमिनल मसल्स, ठीक है। तो आपको पता होगा क्या बोलते हैं, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, ठीक है, और एब्डोमिनल मसल्स। आपने पढ़ा फोर्सफुल ब्रीदिंग में ये दोनों मसल्स क्या होती हैं, एक्टिव होती हैं। जब फोर्सफुल ब्रीदिंग करते हैं तो एब्डोमिनल मसल्स स्ट्रांग, है ना, जब मतलब जो एब्डोमिनल मसल्स होती है वो फंक्शनल हो जाती है, तो ये दोनों को क्या करेगा, एक्टिव करेगा, कंफर्म। तो बेटा इसको नोट डाउन करें। अब बेटा हम देखेंगे दूसरा पोंटाइन सेंटर की बात करेंगे। पोंटाइन सेंटर मतलब न्यूमोटैक्स से क्या, एपनेस्टिक सेंटर। तो हमने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पे क्या होता है, ये होता है स्विच ऑफ रिदम सेंटर, ये वाला स्विच ऑफ रिदम सेंटर। बेटा आप लोग एक काम करना, वो ऑफ उधर OF लिखा होगा, डबल F कर लेना, फिर कैसे लिखो, कैसे करेगा, इट कंट्रोल करेगा किसको, मेनली किसको करेगा, DRG को, क्योंकि DRG क्या है, रिदम सेंटर का मतलब मेनली रिदम सेंटर है, क्योंकि यही नॉर्मल ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, यही नॉर्मल ब्रीदिंग को इनिशिएट करता है DRG, ठीक है। तो अब क्या करेगा,
ये करता क्या है इसके साथ, यानी कि रिड्यूस ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन का ड्यूरेशन जो होगा वो रिड्यूस कर देगा। बहुत ध्यान से रखना, जब इंस्पिरेशन का ड्यूरेशन यानी कि जब आप इतनी देर आराम से इंस्पायर कर रहे थे, अब वो क्या करेगा, इतना फास्ट क्या कर देगा, जब इंस्पिरेशन का ड्यूरेशन कम कर देगा तो क्या होगा, इसकी वजह से रेट तो आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, लेकिन डेप्थ क्या होगा, डेप्थ जो होगा वो घट जाएगा। कंफर्म? ये क्या होगा, ये कुछ कंडीशन में हो सकता है। कंडीशंस क्या है इसके लिए, कंडीशंस क्या हो सकती है, कुछ सर्टेन कंडीशन हो सकती है, जैसे आप का फियर हो गया, ठीक है, आप डर गए। दूसरी कंडीशन आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तब। और तीसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड, है ना, एल्टीट्यूड तो मतलब चढ़ते जा रहे हैं तो क्या होगा, आप चढ़ रहे हैं ऊपर कहीं तो क्या होगा, आपका जो ब्रीदिंग रेट है वो फास्ट हो जाएगा, है ना, तो रेट फास्ट हो जाएगा लेकिन डेप्थ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। कंफर्म? अब ये एक चीज और समझना है होगा, कुछ रिसेप्टर होते हैं जिनका नाम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हेरिंग ब्रियोर रिफ्लेक्स, हेरिंग ब्रियोर रिफ्लेक्स। बेटा ये क्या होता है, ये एक्चुअल में बैरो रिसेप्टर होते हैं, बैरो रिसेप्टर, ठीक है। बैरो रिसेप्टर का मतलब आप लोग तो जानते ही होंगे, बैरो रिसेप्टर मतलब प्रेशर क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। तो क्या होता है कि ये जो आपका बॉडी का लंग्स है उसके अंदर प्रेशर क्या करते हैं, प्रेशर कंट्रोल करते हैं कि जब प्रेशर ज्यादा होगा, तो ये क्या करेंगे, देखो यहां से, ये क्या करेंगे, एक्टिवेट किसको, एक्टिवेट न्यूमोटैक्सिक सेंटर। मतलब अचानक से अगर ज्यादा एयर अंदर चली गई, अंदर ज्यादा एयर जा रही है तो क्या होगा, अंदर बस्ट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, है ना भाई। अगर ज्यादा एयर जाएगी तो बस्ट हो जाएगा, तो ज्यादा एयर ना जाए इसकी वजह से ये क्या कर देंगे, एक्टिविस्टिक सेंटर को एक्टिवेट कर देंगे थ्रू वेगस नर्व के थ्रू ये एक्टिवेट करेंगे। ये वेगस नर्व बेटा 10 नंबर की नर्व होती है। जब हम आपको नर्वस सिस्टम पढ़ाएंगे तो आपको वहां पर बताया जाएगा कि 12 क्रैनियल नर्व्स होती हैं, वो कौन सी होती है, जिसमें वेगस आती है 10 नंबर पे, ठीक है। तो एक्टिवेट न्यूमोटैक्सिक सेंटर, जैसे ही एक्टिवेट न्यूमोटैक्सिक सेंटर करेगा तो रेट क्या हो जाएगा, हाई, यानी कि एयर ज्यादा अंदर जाएगी नहीं। जब ब्रीथिंग रेट बढ़ जाएगा तो डेप्थ कम हो जाएगी, डेप्थ मतलब ऐसे एयर जाएगी नहीं, ऐसे चलेगा तो क्या होगा, जल्दी से एयर जाएगी वापस आएगी, जल्दी से आएगी वापस आएगी, तो क्या होगा, रेट जो होगा वो फास्ट हो जाएगा। मेरी डीआरजी को क्या कर देगा, डीआरजी का जो इंस्पिरेशन रिड्यूस कर देगा, इंस्पिरेशन जब रिड्यूस कर देगा बेटा तो ज्यादा एयर जाएगी नहीं, जिससे क्या होगा, प्रोटेक्ट फ्रॉम बस्टिंग, ठीक है, बस्टिंग से बचा देगा, यानी कि जो बस्ट हो रहा है उसको बचा देगा, इसकी प्रोटेक्ट करता है ये। तो हेरिंग ब्रियोर जो रिफ्लेक्स है, ये बायोरिसेप्टर होते हैं जो कि वेगस नर्व के थ्रू एक्टिवेट कर देंगे न्यूमोटैक्सिक सेंटर, जिससे ये क्या कर देगा, रेट को इंक्रीज कर देगा, है ना। जब इंक्रीज कर देगा रेट को तो ये प्रोटेक्ट कर देगा बाद में, तो इंस्पिरेशन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, है ना, तो रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। नाउ यू कैन नोट डाउन। अब बेटा हम लोग केमिकल रेगुलेशन पढ़ेंगे, यानी कि केमिकल कंट्रोल। हमारा न्यूट्रल कंट्रोल हो गया, अब केमिकल कंट्रोल पढ़ेंगे, क्या, केमिकल कंट्रोल। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कीमोसेंसिटिव एरिया, ये कहाँ होता है एक्चुअली, ठीक है। ये होता है एडजेसेंट टू रिदम सेंटर, एडजेसेंट टू रिदम सेंटर के पास में, जस्ट उसके पास में, ठीक है, एडजेसेंट टू रिदम सेंटर के पास में होता है। एक्चुअल में ये कीमोसेंसिटिव एरिया जो होता है वो किस केमिकल के लिए सेंसिटिव होता है, तो देखो जरा,
यहाँ पे सेंसिटिव फॉर किसके लिए सेंसिटिव है? मेनली CO2 की कंसंट्रेशन के लिए एंड H आयंस के लिए। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तो आप लोग इसको ध्यान रखें, CO2 के लिए और H आयन के लिए। ठीक है, अब कैसे काम करेगा जरा देखते हैं, कहाँ होता है। तो पहला बेटा, जब CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो इसको कौन पहले देखेगा? तो यहाँ पे कुछ बॉडीज होती हैं, यानी कि जो सेंसिटिव एरिया है वो हार्ट के कुछ आर्टरीज में प्रेजेंट रहता है, तो उसको देखते जरा कौन कौन सी। कैरोटिड बॉडीज, उनको हम लोग बॉडीज बोलते हैं। ठीक है, कैरोटिड बॉडीज। ठीक है, और बेटा यहाँ पे दूसरा होता है एओर्टिक बॉडीज। ठीक है, तो अब देखो कहाँ प्रेजेंट रहता है। ये जो कैरोटिड आर्टरी प्रेजेंट रहता है इन कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, आर्टरी ये किसको सप्लाई करती है? ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, सप्लाई ब्लड। ठीक है, ये ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है, बहुत ध्यान से। और जो एओर्टा है वो क्या करता है? ये एओर्टा में अरोटा। ठीक है, ये किसको करता है? सप्लाई ब्लड किसको सप्लाई करता है? होल बॉडी, पूरी बॉडी को मतलब लगभग सप्लाई करता है ना। तो यहाँ पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, वो कैसे देखते हैं जरा डायग्राम के थ्रू। कुछ इस तरीके का हम सिंपल डायग्राम बना लेते हैं, थोड़ा सा हार्ड का, है ना। तो यहाँ पे एक ऐसे ही थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि कुछ कैरोटिड आर्टरी इस तरीके से निकल रही है, यहाँ से सॉरी एओर्टा निकल रहा है। ठीक है, ये एओर्टा है जो पूरी बॉडी में ब्लड को ले जाएगा। कंफर्म है ना। कुछ इस तरीके से। तो अब क्या होगा, यहाँ पे हम देखते हैं कि ये यहाँ से ब्लड जा रहा है, ये डायरेक्ट यहाँ से जा रहा है ब्लड, तो ये है अरोटा। ठीक है, अरोटा है, और यहाँ से ऊपर की तरफ एक आर्टरी निकलती है जिसका नाम होता है कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, तो ये दोनों जगह ये कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये क्या करेंगे, जैसे देखो ये क्या करेगा सेंसिटिव, ये क्या करेगा बहुत ध्यान से, जैसे ही यहाँ पे PCO2 इंक्रीज होगा, सॉरी PCO2 इंक्रीज होगा या फिर H आयन कंसंट्रेशन जो है इंक्रीज होगी, मतलब pH क्या होगा, pH डिक्रीज होगा, बहुत ध्यान से। अगर H आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो pH डिक्रीज होगा। सेम कंडीशन यहाँ पे भी PCO2 क्या होगा, इंक्रीज होगा, है ना, और H आयन कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा, और pH क्या होगा, लो होगा। ठीक है, जैसे ही ये चीजें होंगी तो ये क्या करेंगे, ये दोनों सेंटर क्या करेंगे, एक्टिवेट क्या कर देंगे, रिड्यूस या एक्टिवेट रेट ऑफ इंस्पिरेशन क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, रेट ऑफ इंस्पिरेशन इंक्रीज कर देंगे। और जैसे ही रेट ऑफ इंस्पिरेशन इंक्रीज करेंगे वैसे क्या होगा, CO2 जो होगी वो CO2 रिमूव फास्ट। तो रेट ऑफ इंस्पिरेशन क्या होगा, रेट ऑफ इंस्पिरेशन की जगह रेट ऑफ ब्रीदिंग क्या कर देंगे, ब्रीदिंग का रेट क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। वैसे CO2 क्या होगी, जल्दी निकलेगी, और जो आपका PCO2 यानी कि जो CO2 का कंसंट्रेशन है वो धीरे से कम हो जाएगा। ठीक है ना, पहले तो आप इसको समझे अच्छे से ध्यान से।
सेंसिटिव एरिया कहाँ होता है? एडजेसेंट टू रिदम सेंटर, मतलब ये पहले एक्टिवेट करेंगे रिदम सेंटर को, यानी कि एक्टिवेट रिदम सेंटर, सॉरी मेडुला पार्ट, मेडुला पार्ट में जो सेंटर है इसका कीमोसेंसिटिव एरिया, उसको एक्टिवेट करेंगे। उसको एक्टिवेट करने के बाद ये क्या करेगा? ये कर देगा ये, ठीक है। तो ये सेंटर वहां पे प्रेजेंट होते हैं और सेंसिटिव फॉर CO2 एंड H आयन के लिए होते हैं। देखो जरा, कैरोटिड आर्टरी जो है, कैरोटिड बॉडी, ये कैरोटिड आर्टरी में प्रेजेंट होती है। कैरोटिड बॉडी ये ब्रेन को ब्लड सप्लाई करता है, यानी कि ब्रेन में ब्लड जाने से पहले, यानी कि जो ब्रेन में ब्लड जा रहा होता है उसको ये पता कर लेते हैं कि उसमें CO2 का कंसंट्रेशन कितना है और H आयन ज्यादा तो नहीं है, ये पता करते हैं, कंफर्म करते हैं। और अगर ज्यादा है तो ये क्या करेंगे? एक्टिवेट करेंगे मेडुला पार्ट को। और मेडुला पार्ट जो है, मेडुला पार्ट क्या है? रिदम सेंटर के जस्ट बगल में होता है, और ये क्या करेगा? रेट ऑफ ब्रीथिंग को इंक्रीज कर देगा, जिससे CO2 फास्ट रिमूव हो जाएगी। सेम ये दूसरा भी करता है, तो आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि कैरोटिड आर्टरी जो कैरोटिड बॉडीज यहाँ पे प्रेजेंट होती है ऐसे इस तरीके से इसमें, और एओर्टिक बॉडी एओर्टा में, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करें। तो बच्चों आप हम लोग पढ़ेंगे कि डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेशन, डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, या ब्रीदिंग लिख दो यहाँ पे, ब्रीदिंग, ठीक है, ओके। डिसऑर्डर ऑफ ब्रीदिंग, तो बेटा बहुत सारे डिसऑर्डर हैं। कुछ डिसऑर्डर आप यहाँ पे पढ़ेंगे, है ना, बहुत शॉर्ट में, और उनका डिटेल फॉर्म हम लोग 12th में पढ़ेंगे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, है ना। तो आपको जिनके बारे में यहाँ पे थोड़ा बताया जाए तो आप समझ जाना कि आगे कहीं ना कहीं हम उनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कुछ के बारे में। तो डिसऑर्डर ऑफ ब्रीदिंग की बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पे पहले नंबर पे बात करेंगे हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया, हाइपो मतलब होता है कम, ऑक्सिया मतलब होता है ऑक्सीजन, यानी कि क्या होता है? लो ऑक्सीजन, लो ऑक्सीजन इन ब्लड, ठीक है, या टिश्यू में ऑक्सीजन कम पहुंच रही है, लो ऑक्सीजन इन टिश्यू, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? हाइपोक्सिया। अब ये हाइपोक्सिया बेटा देखो, ऑक्सीजन टिश्यू में कम पहुंच रही है, यानी कि कम है। क्यों कम है, किस तरीके से कम है, कई सारे रीजन हो सकते हैं। देखो अब यहाँ पे हम पहले ए नंबर पढ़ेंगे, एल्टीट्यूड हाइपोक्सिया, एल्टीट्यूड, ठीक है, एल्टीट्यूड हाइपोक्सिया। ये एल्टीट्यूड हाइपोक्सिया क्या है? तो जब हम लोग क्या करते हैं, जैसे जैसे हम लोग जब जो अर्थ सरफेस है उससे हम ऊपर जाते हैं, यानी कि सी लेवल जो होता है उससे हम ऊपर जाते हैं, तो क्या होता है? ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन होता है वो कम हो जाता है, यानी कि जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है वो कम होता जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो क्या होता है कि एट हाई एल्टीट्यूड, PO2 रिड्यूस, PO2 जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो क्या हो जाता है? हाई एल्टीट्यूड, HIGH, हाई एल्टीट्यूड PO2 रिड्यूस हो गया। PO2 रिड्यूस होगा तो क्या होगा बेटा? जैसे माउंटेन्स वगैरह पे चढ़ते हैं तो उनका पहले मेडिकल एग्जामिनेशन होता है ना, ये नीट मेडिकल एग्जामिनेशन वो वाला जिसमें चेकिंग होता है कि आप ऊपर जाने लायक हैं कि नहीं है ना। अगर आप जवान हैं तो बोलेंगे अरे आप तो जा ही सकते हैं, हम कौन सा, हम तो 20 साल के हैं, चढ़ जाएंगे। अगर लेकिन आपको भी कुछ प्रॉब्लम है तो आपको भी जाने नहीं दिया जाएगा। अगर आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम निकलती है, यानी कि ब्रीदिंग से रिलेटेड, तो आपको भी ऊपर जाने से मना कर दिया जाएगा, ठीक है। तो हाई एल्टीट्यूड पे जब पहुंचे तो क्या होता है? आपको फटीग फील होगा, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है, ठीक है, सिम्टम्स है, फटीग फील होगा, डिजीनेस होगा, ठीक है, और क्या होगा? रेस्टलेसनेस, ठीक है, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीजें होंगी आपके साथ। नोजिया भी हो सकता है, नोजिया, ठीक है, एक्सेट्रा, और भी, ठीक है। तो ये हाई एल्टीट्यूड पे जाने पे होता है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी होती है, क्योंकि PO2 वहां पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बहुत कम होता है, इसलिए, ठीक है।
तो क्या होता है, बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म होती है, जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो तो आपके अंदर नंबर ऑफ आरबीसी क्या होता है, पहले तो जितना नॉर्मल यानी कि अर्थ पे उतना ही रहेगा। जैसे जैसे आप हाई एल्टीट्यूड पे बढ़ते जाओगे और कुछ टाइम वहां पे बिताओगे तो बॉडी के अंदर क्या होगा, कुछ सेंसिटिव एरिया होते हैं जिनकी वजह से आरबीसी का प्रोडक्शन यानी कि आरबीसी का नंबर अगर बढ़ा दें तो ऑक्सीजन का शॉर्टेज है वो कम हो जाएगा। तो क्या होता है कि उसी टाइम ऑक्सीजन कम होने की वजह से बॉडी आरबीसी के प्रोडक्शन को क्या करती है, स्टिमुलेट करती है ना। कैसे देखते हैं जरा, बॉडी इंक्रीज या बॉडी स्टिमुलेट आरबीसी प्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, बाय सिक्रीशन ऑफ इरिथ्रोपोइटिन नाम का एक हार्मोन होता है जो किडनी के थ्रू रिलीज होता है ना। तो इरिथ्रोपोइटिन को क्या करेंगे, जैसे इरिथ्रोपोइटिन निकलेगा बेटा, ठीक है, इरिथ्रोपोइटिन जैसे निकलेगा वैसे आरबीसी का प्रोडक्शन होने लगेगा और जो ऑक्सीजन की डिफिशियंसी वो कम हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से ये होता है। अब सेकेंड नंबर, इसी में हाइपोक्सिया का सेकेंड नंबर देख लेते हैं। सेकेंड नंबर क्या है, एनीमिक हाइपोक्सिया। एनीमिक मतलब अब यहाँ पे तो सब ठीक था, यहाँ पे क्या होगा, इसमें आरबीसी या तो कम होगा, आरबीसी का नंबर कम होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, ऑलरेडी जब आरबीसी नंबर कम है तो हीमोग्लोबिन भी कम होगा, ठीक है, हीमोग्लोबिन भी कम होगा और हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन ऑलरेडी कम जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा देखते हैं टाइप सी का, स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया, ठीक है। स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया क्या होता है, स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया मतलब क्या होता है कि हार्ट प्रॉपर्ली ब्लड सप्लाई कर ही नहीं रहा है, यानी कि जो हार्ट है वो प्रॉपर्ली पंप नहीं कर पा रहा है, जिससे टिश्यू तक प्रॉपर्ली आरबीसी नहीं पहुंच रहा है। आरबीसी जब नहीं पहुंच, ऐसा गलती हो गई, प्रॉपर्ली ब्लड नहीं पहुंच रहा है, जिसकी वजह से प्रॉपर्ली ऑक्सीजन भी नहीं पहुंचेगा। इसमें क्या होगा, रिड्यूस पंपिंग ऑफ हार्ट, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में आपको पता है नॉर्मल आपका आरबीसी है, ठीक है, आरबीसी नॉर्मल है, ये सब नॉर्मल है, एचबी नॉर्मल है, ठीक है। इसके बाद आपका और क्या नॉर्मल है, PO2 भी नॉर्मल है ना। तो तीनों चीजें नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे जब पंपिंग ही हार्ट की स्लो है, रिड्यूस एकदम है, तो ऑक्सीजन की डिफिशियंसी तो होगी टिश्यू में, कंफर्म। तो हाइपोक्सिया के ये तीन टाइप्स आप यहाँ पे नोट कर ले, है ना। फिर आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट आता है बेटा सेकेंड नंबर, हाइपरकैप्निया का मतलब क्या होता है, CO2 कंसंट्रेशन जो होगी वो हाई होगी, ठीक है, इंक्रीज CO2 कंसंट्रेशन क्या होगी, हाई होगी इन टिश्यू, तो हाइपरकैप्निया हो गया। फिर थर्ड नंबर पे बेटा CO पॉइजनिंग, ठीक है। CO पॉइजनिंग क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, यानी CO रिलीज फ्रॉम इनकम्प्लीट बर्न फ्यूल, ठीक है। तो इनकम्प्लीट जो बर्न होते हैं फ्यूल, उनसे ये CO कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है। और बेटा क्या करता है, ये CO जो होता है वो बाइंड विथ HB and form
स्टेबल कंपाउंड, ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर के और स्टेबल कंपाउंड बना लेता है। क्या बनाता है बेटा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है? ये इसके साथ बाइंड होकर के कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ये स्टेबल कंपाउंड है, ठीक है। ग्लोबिन ये स्टेबल कंपाउंड है। अब बहुत ध्यान से कि जो इसकी CO की जो बाइंडिंग होती है, बाइंडिंग एफिनिटी, CO बाइंडिंग एफिनिटी टू किसके साथ HB है ना, 250 टाइम्स मोर देन ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन से लगभग 250 गुना ज्यादा तेजी से ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होती है। कौन? CO2 लिख दिया यहाँ पे, इसको आप लोग सेट कर लें। CO बाइंडिंग एफिनिटी टू HB या विद HB 250 टाइम्स मोर देन O2, ठीक है, ऑक्सीजन से लगभग 250 गुना, ठीक है। तो ये एक स्टेबल कंपाउंड होता है। और ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं? सिम्टम्स, ठीक है। जैसे अपन रात में सर्दियों में क्या करते हैं, मीठी में वो जो कोयला आता है कच्चा वाला वो डाल देते हैं, है ना, और डालने के बाद उसको में पूरी आग नहीं लगती है, हल्की सी आग लगाई और कमरे में रख दिया और कमरा 3-4 तरफ से बंद हो, खिड़की भी नहीं खुली है, तो क्या होगा, उसकी जो बर्निंग कोयले का हल्का हल्का धुआं निकलता रहेगा, उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। और अगर आप कोई भी सो गया है ना, तो टेंटेटिस, समझ रहे हो, यानी कि इवेंट है तो डिजीनेस, ठीक है, फटीग, और इवन आफ्टर डेथ तक हो सकती है ना। तो ये क्योंकि स्टेबल कंपाउंड है, ऑक्सीजन तो अलग हो जाता है, लेकिन यहाँ पे मोनोऑक्साइड क्या होगा, हमेशा के लिए बाइंड हो जाएगा उसके साथ। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा 4th नंबर पे। 4th नंबर पे आता है बेटा कौन सा? 4th नंबर पे ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस बेटा आप सभी जानते हैं, टीबी है ना। टीबी जो होता है वो ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरिया के थ्रू होता है, जिसका नाम है कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, ठीक है। कौन सा बैक्टीरिया है ना? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलस या कुली, ठीक है, ट्यूबरकुलम। तो इस बैक्टीरिया के थ्रू क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस होता है। ये चेस्ट से यानी कि लंग से ज्यादा रिलेटेड है रेस्पिरेटरी सिस्टम से, इसलिए यहाँ पे हम इसको देख रहे हैं। और इसके बारे में और डिटेल में हम पढ़ेंगे 12th में, ठीक है ना। तो इसको भी नोट करें, फिर आगे देखते हैं। 3, 4, 5th नंबर, जो भी नंबर हो डाल देना, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कॉमन कोल्ड जो होता है वो किसकी वजह से होता है? कॉमन कोल्ड जो होता है वो वायरल इन्फेक्शन होता है। वायरल इन्फेक्शन में से आप ये वायरस में पढ़ा चुका होगा, तो बस इतना ही है कि वो कॉमन कोल्ड जो होता है वायरल इन्फेक्शन होता है। और ये वायरस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्टिव नहीं होते हैं, मतलब जल्दी से ठीक हो जाते हैं। और जो खतरनाक होते हैं वो अभी हम पढ़ेंगे आगे, सार्स और कोरोना फैमिली, मतलब इन्फ्लुएंजा फैमिली के कोरोना टाइप के वायरस, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो वायरल इन्फेक्शन होते हैं कॉमन कोल्ड, ये जल्दी से ठीक हो जाता है, 3-4 दिन में बॉडी इसको रिकवर कर लेती है। फिर आता है नेक्स्ट न्यूमोनिया का। न्यूमोनिया ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। तो न्यूमोनिया एक्चुअल में कॉज्ड बाय बैक्टीरियम। कौन से बैक्टीरियम? बैक्टीरिया का जो कॉज होता है, कौन से बेटा? मेनली यहाँ पे डिप्लोकोकस या फिर स्ट्रेप्टोकोकस और या फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा
है ना, हीमोफिलिस। डिप्लोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, क्या न्यूमोनी, न्यूमोनी, है ना, डिप्लोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के थ्रू क्या होता है कि ये न्यूमोनिया कॉज किया जाता है। और न्यूमोनिया में क्या होता है बेटा, ये मेनली इन्फेक्ट चिल्ड्रन को इन्फेक्ट करते हैं, और चिल्ड्रन को इन्फेक्ट करते हैं जिससे क्या होता है, फ्लूइड फिल्ड इन एल्वियोलाई, फ्लूइड फिल्ड इन एल्वियोलाई, एल्वियोलाई में फ्लूइड फिल्ड हो जाता है, एल्वियोलाई में फ्लूइड फिल्ड होगा, जिसकी वजह से डिफिकल्टी ब्रीदिंग, डिफिकल्टी ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होती है, ठीक है। और इवन बच्चे की डेथ भी हो जाती है कई बार, ठीक है। तो न्यूमोनिया से भी बहुत सारे बच्चे मर जाते हैं। तो ये हो गया न्यूमोनिया, ठीक है। अगला यही पे बता देते हैं आपको 7 नंबर क्या आता है, ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस बेटा सबसे पहले तो इसका सिम्टम्स क्या, इन्फ्लेमेशन इन ब्रोंकाई, इन्फ्लेमेशन इन ब्रोंकाई, मतलब यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है ब्रोंकाई में। क्यों, इसकी जिसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज म्यूकस, वहां पे म्यूकस इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होती है, ब्रीदिंग कफिंग होती है, कफिंग होता है, ठीक है। कफिंग जो होता है उसमें क्या होता है, येलोइश ग्रीन कलर का स्पुटम निकलता है, ग्रीन कलर का स्पुटम रहेगा, ठीक है, रिलीज आउट होता है कफिंग में। और ये किसकी वजह से होता है, मेनली ड्यू टू किसकी वजह से, ब्रोंकाइटिस किसकी वजह से, मेनली ड्यू टू सिगरेट स्मोकिंग, एयर पोल्यूशन, ठीक है। तो इसकी वजह से ब्रोंकाइटिस हो जाता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, कफिंग, येलोइश ग्रीन कलर का स्पुटम रिलीज आउट होता है पेशेंट से, ठीक है। और मेनली ड्यू टू सिगरेट स्मोकिंग एंड एयर पोल्यूशन की वजह से होता है, ठीक है। इसको नोट करें, फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा 8 नंबर, अस्थमा। अब यहाँ अस्थमा की बात करें तो बेटा ये क्या होता है, ड्यू टू एलर्जी, है ना। हर किसी को नहीं, मतलब कुछ लोगों को किसी चीज से एलर्जी होती है। एलर्जी मतलब ड्यू टू एलर्जी बाय एलर्जेंस मतलब कौन से, जैसे डस्ट हो गया, डस्ट का पॉलेंस हो गया, ठीक है। तो ऐसे और भी बहुत सारे एलर्जेंस होते हैं। तो ये डस्ट और पॉलेंस क्या होते हैं, किसी की बॉडी में एलर्जी कॉज करते हैं, ठीक है। तो एलर्जी में होता क्या है एक्चुअल में, ये क्या करते हैं, डस्ट जैसे एलर्जेंस होते हैं वो क्या करते हैं, स्टिमुलेट किसको स्टिमुलेट कर देते हैं बेटा, किसको स्टिमुलेट कर देते हैं, मास्ट सेल को ये स्टिमुलेट कर देते हैं। और आपको पता होगा मास्ट सेल जो होती है वो हिस्टामिन रिलीज करती है, क्या, हिस्टामिन रिलीज रिलीज करेगी तो क्या होगा, मास्ट सेल रिलीज हिस्टामिन, और हिस्टामिन क्या करेगा, ब्रैंको कंस्ट्रिक्टर का काम करता है। कंस्ट्रिक्टर मतलब ब्रैंक्यूल्स को क्या कर देता है, कंस्ट्रिक्ट कर देता है, स्मूथ मसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाती है। स्मूथ मसल्स जो होती है यहाँ पे, मसल्स ऑफ ब्रोंकाई कंस्ट्रिक्ट, वो क्या हो जाती है, कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, जिससे क्या होता है बेटा, स्मूथ मसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, सिम्टम्स में क्या होता है, सिम्टम्स में ऐसे अस्थमिक पेशेंट को क्या होता है, कफिंग होता है, कफिंग होगा, यानी खांसी आएगी, और क्या होगा उसके साथ, जब वो
वीपिंग करेगा। वीपिंग मतलब इन द सेंस WHEEPING, वीपिंग मतलब होता है कि साउंड प्रोडक्शन ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन में क्या करेगा वो? इंस्पायरेशन, जैसे जब वो इंस्पायर करेगा तो ऐसी आवाज आएगी, सॉरी ऐसी आवाज नहीं, मतलब आवाज एक आएगी, हम उसको शायद निकाल नहीं पा रहे हैं तो वो जब इंस्पायर करते हैं ऐसे कुछ इस तरीके की आवाज आती है, ठीक है ना। तो वीपिंग करेंगे ऐसे पर्सन और काफी ये सिम्टम्स होते हैं। और इसका जो क्या बोलते हैं ड्रग्स है, इसमें जो यूजफुल ड्रग्स होते हैं, मतलब ड्रग्स का कौन से यूज होते हैं जो काम आते हैं, ब्रेनको डायलेटर जो ड्रग्स होते हैं वो यूज आते हैं, जैसे एस्टालिन करके ड्रग्स आता है ना, कई सारे ड्रग्स आते हैं मार्केट में, तो उनको यूज किया जाता है इसमें, जिससे क्या होता है वो जो ब्रोंकाई जो सिकुड़ी हुई है, कॉन्ट्रैक्ट हुई है ना, कंस्ट्रिक्ट हुई है, वो क्या होती है बराबर अपनी प्लेस पर आ जाती है। तो इस तरीके से ये अस्थमा हो गया। फिर आगे देखते हैं, इसको आप लोग वीजिंग कर लें, वीपिंग नहीं, वीजिंग, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर, इसी में आपको बता देते हैं यहाँ पे 9 नंबर जो है वो क्या है? एम्फाइसीमा, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, तो बहुत ध्यान से। इसे हम लोग फुल ऑफ एयर भी बोलते हैं, फुल ऑफ एयर ऑब्लिक, और दूसरा नाम इसका जानते हैं हम लोग इन्फ्लेशन, ठीक है। ये अब एम्फाइसीमा जो है वो बेटा क्रोनिक डिसऑर्डर है, मतलब बड़ा खतरनाक डिसऑर्डर है, क्रोनिक डिसऑर्डर है। क्यों होता है? ड्यू टू मेनली सिगरेट स्मोकिंग, ठीक है, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है मेनली, ठीक है। सिगरेट स्मोक करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, जो एल्वियोलाई की वॉल होती है, वॉल ऑफ एल्वियोलाई डीजनरेट बेटा। जब वॉल ऑफ, देखो अब एल्वियोलाई की जो वॉल होती है ना अंदर वाली, वही जब डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी तो क्या होगा, जो आपका वहां पे आपका सर्फेक्टेंट रिलीज होता है लेस्थिन, वो खत्म हो जाएगा, उसमें लेस्थिन बिल्कुल रिलीज ही नहीं होगा, जब वॉल ही डीजनरेट हो जाएगी तो लेस्थिन नहीं होगा, और क्या हो जाएगा, ये जो वॉल होगी वो कॉन्स्ट्रक्ट नहीं, मतलब जो फ्लेक्सिबल है वो फ्लेक्सिबिलिटी चली जाएगी इसकी, है ना। तो आगे क्या होगा, लॉस इलास्टिसिटी जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वॉल ऑफ एल्वियोलाई जब डीजनरेट हो जाएगी तो इलास्टिसिटी उसकी लूज हो जाएगी, और उसकी वजह से एयर filled even after expiration। इसीलिए फुल ऑफ एयर यहाँ पे लिखा है कि अगर एल्वियोलाई की वॉल डैमेज हो जाएगी तो ये परमानेंट डैमेज है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये जो डिजीज है ये परमानेंट डैमेज है, क्या होगा, परमानेंट डैमेज, ये परमानेंट डैमेज है। तो जब डैमेज हो जाएगी परमानेंटली तो क्या होगा कि ड्यू टू सिगरेट, देखो जो सिगरेट स्मोकिंग है बहुत खतरनाक है ना, बहुत ज्यादा खतरनाक है, मतलब इससे क्या होता है कि वॉल जो होती है वो डिजनरेट परमानेंटली हो जाती है, और फिर इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं बचता है, और इस इलास्टिसिटी जो होती है एल्वियोलाई खत्म हो जाती है, और ये कंडीशन होती है कि एयर एक्सपेल आउट करने के बाद भी लंग्स में बची रहती है, इसीलिए हम लोग, और लंग्स जो होता है वो फ्लैट रहता है, यानी कि जो आपका डायफ्राम है वो फ्लैट रहता है, इसलिए इन्फ्लेशन भी बोलते हैं और फुल ऑफ एयर भी से बोलते हैं, कंफर्म। तो अब इसको नोट डाउन करें। अब बेटा यहाँ पे एक टर्म है जिसको आप लोग ध्यान रखिएगा, COPD होता है, ठीक है। COPD में इसका फुल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर,
डिसऑर्डर। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है बेटा, जैसे ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब आपका जो लंग्स में कुछ प्रॉब्लम है, यानी कि वहां पे कोई डिस्टर्बेंस चल रहा है, यानी कि रेस्पिरेशन से, तो उसी को हम लोग सीओपीडी बोलते हैं। इसमें अस्थमा आता है, अस्थमा आता है, ब्रोंकाइटिस आता है, ब्रोंकाइटिस, और एम्फाइसीमा भी आता है, एम्फाइसीमा, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये सब इसमें रखे गए। ठीक है, ये हमने आपको बता दिया, सीओपीडी अलग से टर्म आ जाए तो आप उसको ध्यान रखें। फिर नेक्स्ट डिजीज 9, कौन सा नंबर था, 9, 10 नंबर डिजीज यहाँ पे हम लोग देखते हैं। 10 नंबर पे आता है आपका कैसन डिजीज, कैसन डिजीज, कैसन्स ऑब्लिक बेंड्स, बेंड्स ऑब्लिक डिसबैलिज्म, डिसबैलिज्म डिजीज। ठीक है, अब ये बेटा एक्चुअल में डिजीज क्यों होती है, कैसे होती है, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, बस थोड़ा सा आप समझ लेना है इसको। एक्चुअल होता क्या है कि जो कैसे किसमें होती है, पहले लिख देते, इन डाइवर्स, इन डाइवर्स, डाइवर्स मतलब गोताखोर है ना, हिंदी में यहाँ पे आप जो पता नहीं होगा है ना, गोताखोर, हिंदी राइटिंग मेरी थोड़ी खराब है ना, थोड़ा खराब है, ज़्यादा अच्छी नहीं, इंग्लिश भी वैसे खराब तो ही, दोनों खराब है आप लोग के अकॉर्डिंग। ठीक है, गोताखोर तो आप लोग जानते होंगे, जो पानी के अंदर जो टैंक लेके चले जाते हैं अंदर है ना, और कुछ भी छानबीन और कैमरे लेके चले जाते हैं, तो उन्हें हम लोग गोताखोर बोलते हैं। या कभी कभी कोई डूब जाता है तो उनको पकड़ने के लिए वो लोग चले जाते हैं। तो डाइवर्स में क्या होता है कि जब देखो, जब वो पानी के अंदर जाते हैं तो ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है वो कम होता जाता है ना, ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है वो कम होता जाता है जब अंदर जाते हैं, और जब ऊपर आते हैं तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो क्या होता है कि जब अंदर जाते हैं पानी के इनसाइड तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होगा, तो नाइट्रोजन जो होती है वो डिसॉल्व हो जाती है ब्लड में, और बॉडी के ब्लड में डिसॉल्व हो गई तो डिफरेंट पार्ट में चली जाती है, और जिसके बाद क्या होता है कि डाइवर्स अचानक से अगर ऊपर आ गया, अचानक से मतलब जैसे नीचे है एकदम से ऊपर आ गया, तो क्या होता है वो जैसे ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ा तो क्या होता है वो नाइट्रोजन जो होती है वो प्लाज्मा से डायरेक्ट बाहर आती है, बाहर आने की कोशिश करती है, जिससे क्या होता है कि अचानक से रैपिडली अगर ऊपर आ गया तो उसमें अंदर बबल्स बनने के चांसेस रहते हैं, किसके, बबल्स बनने के, और वो बबल्स अगर कहीं बॉडी के किसी आर्टरी या वेन्स में अटक गए है ना, खासकर ब्रेन्स में, तो पर्सन मर भी सकता है। और कई बार ऐसे छोटे छोटे बन जाते हैं बबल्स, जिसकी वजह से कई बार हाथ और पैरों में बहुत सारा एक पेन फील होता है ना, तो ये उनमें होता नहीं। क्या होता है कि ड्यूरिंग डिसेंट इन वाटर, जब आप पानी के अंदर जाते हैं तो क्या होता है कि गैसेस प्रेशर इंक्रीज, गैसेस प्रेशर, ठीक है, गैसेस प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ऑक्सीजन का तो कम होता ही है, लेकिन गैसेस प्रेशर, बाकी गैसेस का जो मिक्सचर होता है उसका प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और जब गैसेस प्रेशर इंक्रीज हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व इन प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा, ठीक है। अब प्लाज्मा में डिसॉल्व हो गया और टिश्यू में चली जाएंगी, कहाँ, टिश्यू में, ठीक है, मेनली टिश्यू में चली गई, ठीक है। अब क्या होता है कि ये तो हो गया डिसेंड में, जब असेंड होता है, इफ असेंड रैपिडली, अगर अचानक से रैपिडली ऊपर आया, असेंड रैपिडली तो क्या होगा, गैसेस प्रेशर एकदम से डिक्रीज होगा, गैसेस प्रेशर सडन डिक्रीज, जब सडन डिक्रीज होगा, ठीक है, यहाँ पे ऐसे सडन डिक्रीज, अचानक से डिक्रीज होगा गैसेस प्रेशर, तो क्या होगा, N2 नाइट्रोजन फॉर्म्स बबल्स इन ब्लड, ठीक है, ब्लड में वो बबल्स फॉर्म कर लेती है, वो रिलीज आउट नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से बबल्स फॉर्म हो जाते हैं, और इसके बाद क्या होता है कि पेन फील होता है, क्या कॉज करेगी, या सिम्टम्स, पेन
पेन एंड इवन डेथ। ठीक है, तो इसीलिए डाइवर्स जो होते हैं वो जब असेंड होते हैं, ऊपर की तरफ आते हैं, है ना, तो क्या होता है, धीरे धीरे आते हैं, मतलब ऐसे थोड़ा ऊपर आए फिर रुकते हैं, फिर थोड़ा ऊपर आए फिर रुकते हैं, फिर थोड़ा ऊपर आए फिर रुकते हैं, इस तरीके से वो ऊपर आते हैं। ठीक है, तो गैस का प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ऑक्सीजन का क्योंकि मिक्सचर ज्यादा है तो जो गैसेस का मिक्सचर होता है उसका प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से वो सारी की गैसेस कई सारी गैसेस हैं, नाइट्रोजन ज्यादा है तो वो भी चली जाती है। हमने नाइट्रोजन को यहाँ पे इसीलिए बोला है ना, ब्लड में नाइट्रोजन चली जाती है। तो मेनली नाइट्रोजन यहाँ पे मेनली N2 नाइट्रोजन इसलिए क्योंकि ज्यादा अमाउंट में वही है। ठीक है, तो ये हो गया एक डिजीज। इसके बाद अगला डिजीज की बात करते हैं। नेक्स्ट 11 नंबर सार्स। सार्स क्या होता है? ठीक है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अच्छा, ठीक है, तो बेटा ये क्या है, सार्स क्या है? इसका फर्स्ट केस जो था, फर्स्ट केस कहाँ मिला था? 26 फेब 2003 में। कहाँ? चाइना में, है ना, सारी बीमारियां चाइना से आती हैं ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट केस इसका मिला 26 फरवरी 2003 को चाइना में। और ये कॉजेटिव एजेंट इसका क्या था? कॉजेटिव एजेंट कौन था इसका बेटा? पॉजिटिव एजेंट इसका था कोरोना वायरस, है ना। और ये किस फैमिली का मेंबर है? कोरोना वायरस इन्फ्लुएंजा वायरस का, इन्फ्लुएंजा, है ना, वायरस का डोमिनेंट पार्ट है ये इन्फ्लुएंजा वायरस का। ये क्या करते हैं? ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज करते हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ठीक है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कंफर्म। तो इसको भी नोट डाउन करें लोगों को। फिर नेक्स्ट आता है बेटा ब्लैक लंग डिजीज, जो भी नंबर डाल देना, ब्लैक सॉरी नहीं ऑक्यूपेशनल है ना डिसऑर्डर, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर आप लोग लिखना, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। मतलब ये ऑक्यूपेशन से यानी कि आदमी के काम काज से रिलेटेड है। तो किसकी वजह से होते हैं? ड्यू टू गैसेस fumes and dust inhalation। मतलब अगर पर्सन कोई मतलब डस्ट पार्टिकल या गैस कोई फ्यूम्स अगर इनहेल करता रहे लगातार तो उसे ये डिजीज हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे सिलिकोसिस, पहला नंबर सिलिकोसिस किसकी वजह से होती है? सिलिका डस्ट की वजह से, सिलिका डस्ट। ठीक है, अगर डस्ट में सिलिका है, सिलिका डस्ट को इनहेल करोगे तो सिलिकोसिस, है ना। इसके बाद दूसरा है बेटा एस्बेस्टोसिस। एस्बेस्टोसिस किसकी वजह से होता है? एस्बेस्टोस डस्ट की वजह से, सीमेंट फैक्ट्री में एस्बेस्टोस डस्ट की वजह से होता है। ठीक है, और तीसरा जो है वो किसकी वजह से होता है? न्यूमोकोनियोसिस को हम ब्लैक लंग डिजीज भी बोलते हैं, ब्लैक लंग्स डिजीज। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बेटा कोल डस्ट की वजह से होता है, कोल डस्ट। इन तीनों की एक खास बात है हार्डनिंग ऑफ वॉल ऑफ एल्वियोलाई की वॉल जो होती है वो हार्ड हो जाती है ना। इन तीनों में फाइबर
फाइब्रॉइड यानी कि फाइबर्स जो होते हैं वो ज्यादा यानी कि फाइब्रॉइड हो जाती है वॉल, यानी कि हार्डनिंग हो जाती है वॉल की, इन तीनों में, ठीक है। क्योंकि ये जमा होते रहते हैं जिससे क्या होता है वॉल हार्ड हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, तो क्या होता है आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होती है रेस्पिरेशन में। तो ये ऑक्टोपैशनल डिसऑर्डर हो गया। इसके बाद कुछ टर्म्स है उन्हें हम पढ़ लेंगे यहाँ पे, कुछ अलग से टर्म्स है बड़ा। यहाँ पे निया 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 टर्म है। निया टर्म का मतलब होता है ब्रीदिंग। क्या मतलब होता है इसका? ब्रीदिंग, ब्रीदिंग, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड कुछ टर्म्स है। यूपनिया, यूपनिया मतलब होता है नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग, है ना। इसके बाद हाइपोपनिया, हाइपोपनिया, हाइपोपनिया इसका मतलब होता है कि रिड्यूस ब्रीदिंग, ठीक है, रिड्यूस ब्रीदिंग, ब्रीदिंग का रेट जो है रिड्यूस हो गया, ठीक है। इसके बाद हाइपरपनिया, हाइपरपनिया इसमें क्या होता है इंक्रीज या रैपिड ब्रीदिंग, रैपिड ब्रीदिंग, इसमें ब्रीदिंग रैपिड हो गई। फिर इसके बाद नेक्स्ट डिस्पनिया, डिस्पनिया, डिस्पनिया मतलब क्या होता है पेनफुल ब्रीदिंग, पेनफुल ब्रीदिंग, है ना। पेनफुल ब्रीदिंग क्यों हो रही? बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। इसके बाद आता है एपनिया, एपनिया मतलब होता है नो ब्रीदिंग या सीजेशन ऑफ ब्रीदिंग, नो ब्रीदिंग, है ना, नो ब्रीदिंग, ठीक है। यानी कुछ देर के लिए आपने सीज कर लिया, ब्रीदिंग को रोक लिया, तो एपनिया हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये टर्म्स है और इन टर्म्स को जो है आपको याद रखना है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लें, है ना। और स्टूडेंट्स आज हमारा ये चैप्टर डिसऑर्डर लगभग पूरे खत्म हो गए हैं, है ना। अगर कोई बचता है तो आप लोग उसको रीड करेंगे और कहीं ना कहीं कमेंट में लिख देंगे, तो मैं उसको किसी न किसी चैप्टर में कंप्लीट कर दूंगा। अगर कुछ बचता है तो वैसे तो कंप्लीट हो गया है हमारी पढ़ी, ठीक है ना। तो इसको नोट डाउन कर लें और अगले टर्म से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।